बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही नेक और दयालु था। ना वे किसी पर अत्याचार करता और ना जुल्म होने देता। उसके राज्य में सभी लोग सुख और शांति से रहते थे। राजा के स्वभाव का यह हाल था कि इंसान तो इंसान, वे जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देते थे। एक बार की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ सैर पर निकला। जंगल के पास डेरा डाला गया। राजा के लिए तंबू लगाया गया और कई तरह के खेल तमाशे और मौज मस्तियां होने लगी। जंगल में मंगल हो रहा था। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। खाने का वक्त हुआ तो राजा के लिए खाना लगाया गया। राजा ने देखा कि एक चट्टान पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है। सब कुछ चुपचाप खामोशी से देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की। ना ही वह कोई खाने की चीज लेकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि थोड़ा सा खाना और फल इस बंदर के सामने भी डाल दो। सैनिकों ने कुछ फल और रोटी उस बंदर के पास चट्टान पर रख दिए। बंदर चट्टान से नीचे उतरा और एक ठिकरी लेकर उस पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर उसने वह ठिकरी राजा को दे दी। राजा खुद भी यह तमाशा देख रहा था और ठिकरी पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। जैसा खाना राजा के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। और जैसे बर्तनों में महाराज को खाना परोसा गया है, ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी खाना परोसा जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। राजा बहुत हैरान हुआ कि एक बंदर ना सिर्फ लिख पढ़ सकता है, बल्कि उसका इतना अधिक दिमाग भी है। राजा को भी उस बंदर में दिलचस्पी पैदा होने लगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बंदर के लिए भी वैसा ही खाना लगाया जाए जैसा मेरे लिए लगाया गया है, और वैसे ही बर्तनों में परोसा जाए जैसे हमें परोसा गया है। राजा के आदेश पर बंदर के लिए भी वैसा ही खाना लगाया गया। फिर बंदर चट्टान से उतरकर नीचे आया। सैनिकों ने उसके हाथ धुलवाए। फिर बड़ी तमीज से बैठकर खाना खाया। खाने के बाद फिर हाथ धोए और फिर वापस चट्टान पर जाकर बैठ गया। राजा बहुत हैरानी और दिलचस्पी से यह सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। सैनिकों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। राजा ने कहा कि एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने भी रख दो, कहीं वह भीग न जाए। किसी का पालतू बंदर लगता है। सैनिक टाट लेकर उस बंदर के पास पहुँचे तो उसने झट से ठिकरी पर फिर कुछ लिखकर सैनिक को दे दिया। सैनिक राजा के पास गया और बंदर का संदेश दिया, जिस पर लिखा था, जैसा तंबू राजा के लिए लगाया गया है, वैसा ही तंबू मेरे लिए भी लगाया जाए, और वैसे ही साजो सामान तैयार करो, तब मैं आऊंगा। राजा अब उस बंदर में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। राजा के आदेश पर फौरन शाही खेमे जैसा दूसरा तंबू खड़ा किया गया और पलंग और बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर चट्टान से उतरकर खेमे में आ गया। राजा ने देखा कि वे जितने समय के लिए भी जंगल में घूमा फिरा, तो वे बंदर भी उतने समय तक हर बात में उसकी बराबरी करता रहा। बंदर हर बात में राजा के बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन राजा वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था, तो उसने सैनिकों से कहा कि इस बंदर से पूछ कर आओ कि क्या वह हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर से ठिकरी पर लिख कर दिया कि जैसा हाथी राजा की सवारी के लिए तैयार है, वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार करो, तभी मैं आपके साथ चलूंगा। राजा ने मन ही मन सोचा, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा समझदार और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। राजा ने आदेश दिया कि एक हमारी सवारी जैसी सवारी और तैयार की जाए और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो।
बंदर बड़ी शान से नगर में दाखिल हुआ। उसका हाथी राजा के हाथी के साथ साथ चल रहा था। नगर के लोग बड़ी हैरानी से उस बंदर को देख रहे थे। महल में पहुंचकर राजा ने कहा कि बाहर जो सैनिकों के मकान हैं, उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिए गए थे। उसने कागज पर लिखा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसा महल राजा का है वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसे ही सारी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम मुझे भी दिए जाएं। तभी मैं यहाँ रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। एक महल और भी था। उस महल को राजा ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर उसमें रहने लगा। सैनिकों को बहुत बुरा लगता था कि उन्हें एक बंदर की सेवा करनी पड़ रही है और एक बंदर की खातिरदारी उन्हें शाही तरीके से करनी पड़ रही है। लेकिन राजा का आदेश था तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। राजा की रानी उस बंदर से बड़ा चिढ़ती थी। रानी बार बार राजा से कहती रहती कि इस बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दीजिए, यह कोई बुरी आत्मा लगती है। लेकिन इस बात पर राजा राजी नहीं होता था। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। बंदर सारे मुकदमों को बड़े ध्यान से सुनता। अगर राजा कोई गलत फैसला देने वाला होता तो बंदर झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू में तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि बंदर की वजह से वे बहुत सी गलतियों से बच गया है। बेगुनाह लोग सजा मिलने से बच गए हैं। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने राजा की मदद की। धीरे धीरे राजा अपने सभी फैसले और आदेश देने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे। लेकिन रानी की दुश्मनी उस बंदर से कम नहीं हुई। रानी लगातार राजा से कहती रहती कि इस बंदर को कहीं उठाकर फेंक दो, जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन ये आपके सारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है और ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। राजा रानी को समझाता कि रानी, अब ये नहीं हो सकता। आप देख रही हैं, यह कोई मामूली बंदर नहीं है। अब तक वे हमारे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारे राज्य में इसकी वजह से कई अच्छे कार्य हुए हैं। लेकिन रानी को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को जान से मरवाने का षड्यंत्र रचा। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें जहर मिलवा दिया गया और उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया। बंदर ने राजा को एक पर्चे पर लिख कर दिया, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। राजा को जब इस षड्यंत्र के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। सैनिकों को बुलवाया और डांटा और रानी को समझाया कि ऐसी बेवकूफी मत किया करो। रानी दिल ही दिल में जल भूनकर रह गई। राजा की एक खूबसूरत बेटी थी जिसे राजा बहुत प्यार करता था। बंदर के चर्चे उनकी बेटी राजकुमारी ने भी सुने थे और राजकुमारी उस बंदर को देखना चाहती थी। एक दिन जब बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था, राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब राजकुमारी को देखा तो रुक गया और राजकुमारी को देखने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल में भाग गई। उस दिन से यह होने लगा कि हर रोज जब राजकुमारी सज संवर कर आईना देखती तो शीशे में पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुसा रहता। राजकुमारी को डर के मारे बुखार चढ़ गया। फिर कई दिन तक बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो फिर बंदर ने आना शुरू कर दिया। बंदर ने एक पर्ची पर कुछ लिखकर राजकुमारी के हाथ में थमाया। राजकुमारी ने जब उस पर्ची को पढ़ा
तो उसमें लिखा था कि राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन मानो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। राजकुमारी जानती थी कि यह एक समझदार बंदर है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म हो गया और उसे उस बंदर से हमदर्दी हो गई। राजकुमारी सोचती कि यह इतना समझदार और पढ़ा लिखा बंदर है, इसने मेरे पिताजी को कई खतरों से बचा लिया है। हम पर इसके बड़े एहसान हैं, और अगर यह बंदर है तो इसमें इसका क्या कसूर है। अब राजकुमारी उस बंदर से डरती नहीं थी। वह थोड़ी देर उसके कमरे में रुकता, उसे देखता और फिर चला जाता। धीरे धीरे यह बात रानी के कानों में जा पहुंची। उसने तो सारा महल सर पर उठा लिया और बंदर को खूब बुरा भला कहने लगी और राजा के पास जाकर रोना धोना करने लगी। कहने लगी, अब तो हद ही हो गई। आपका वह चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उसे निकाल दो या फिर मैं जहर खा लूंगी। मैं तो तंग आ गई हूँ। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? राजकुमारी ने सारी बातें सच सच बता दी और कहा कि पहले मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे इससे हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है और इस पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। राजा को भरोसा हो गया कि चलो राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यह बात पसंद नहीं आई कि बंदर इस तरह से राजकुमारी के कमरे में आए जाए। उन्होंने उस बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन राजा बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बगीचे में टहल रहा था। राजा ने बंदर से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा राजा अपने राज्य में सहन नहीं कर पाए। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और सुधर जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम ले आया और लिखने लगा। फिर उसने लिखकर राजा को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होगी। राजा तो यह पढ़कर हक्का बक्का रह गया। राजा अपनी बेटी राजकुमारी की शादी इस बंदर से नहीं करना चाहता था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने राजा की कमर से तलवार निकालकर राजा के ऊपर तान दी और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में ये संभव नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। वैसे मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इस महल में रखा। मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। राजा को अपनी मौत सामने नजर आई तो वह बोला, मैं सोचकर तुम्हें जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी हो, लेकिन वह जवाब हाँ में ही होना चाहिए। राजा बेचारा महल में वापस आ गया। वह बड़ा परेशान था। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। सारी रात टहलते गुजरी, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि रानी महल को सर पर उठा लेगी और कहेगी कि तुम इसे लाए ही क्यों थे। सुबह हुई तो वह फैसला कर चुका था कि वह कभी अपनी बेटी की शादी इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को किसी बंदर से ब्याहने के बजाय वह अपनी जान दे देगा। कुछ विचार विमर्श करने के लिए वह राजकुमारी के पास गया और उसे समझाने लगा
कि कल अगर उसे कुछ हो जाए तो राजकुमारी को क्या करना चाहिए, अपनी माँ को कैसे संभालना है, राज्य को कैसे चलाना है, कौन कौन ईमानदार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। राजकुमारी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी महाराज, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। राजा ने राजकुमारी को समझाया, बेटी, वह बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वह मुझे जान से मार डालेगा। मेरे जीवित रहते तो यह संभव नहीं कि मैं तुम्हारा विवाह उस बंदर के साथ कर दूं। मैं तुम्हारी शादी उस बंदर से बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बेटी, तुम्हारी माँ उस बंदर को मारने की कई तरकीबें कर चुकी है, लेकिन वह आज भी जिंदा है। वह बंदर बहुत चालाक है। मैं आज उसको साफ साफ जवाब दे दूंगा और शायद वह फौरन ही मुझे मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में छुप जाना और उस वक्त तक ना निकलना जब तक वह बंदर मायूस होकर यहाँ से चला ना जाए। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी महाराज, आपकी जान बहुत अनमोल है। आप सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि इस राज्य के राजा भी हैं। आपकी प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य हैं जो आपको निभाने हैं। आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो वह आपके मरने के बाद भी होकर ही रहेगा। राजा मान गया, लेकिन उसका दिल परेशान था, लेकिन वह मजबूर था। राजा ने बंदर के पास जाकर उसे अपना फैसला सुनाया और उसकी शादी राजकुमारी के साथ करने के लिए हाँ कर दी। बंदर यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, महाराज, जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। रानी के कान में जब यह बात पहुंची तो उसने सारा महल सर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई, जान देने की धमकियां दी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। शादी वाले दिन राजा ने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया और शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर बंदर के महल में चली गई। उसकी जब विदाई हो गई तब महारानी को कमरे से बाहर निकाला गया। अब रानी बहुत परेशान और दुखी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी महल में आई तो बहुत खुश थी। सब बहुत हैरान हुए। उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगी, लेकिन बेटी ने कहा, माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। जो मेरी किस्मत में था वह हो गया। मैं बहुत खुश हूँ माँ। रानी हैरानी से पूछती है, क्या तू उस बंदर के साथ खुश है? राजकुमारी कहती है, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप परेशान होना बंद कीजिए। राजकुमारी दिन में अपने पिता के महल में रहती और रात को अपने महल में चली जाती। वह हमेशा खुश दिखाई देती थी। बेटी को खुश देखकर राजा भी बेफिक्र हो गया था, लेकिन उसकी माँ को यह लग रहा था कि उनकी बेटी एक बंदर के साथ कैसे खुश रह सकती है। एक दिन माँ ने छानबीन करने की ठान ली और रात को उन्होंने नौकरानियों का वेश बदलकर नौकरानियों के कपड़े पहनकर वह बंदर के महल की तरफ चल पड़ी। आम तौर पर बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन आज वह अपना दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गया। रानी चुपके से दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। किसी मर्द के बोलने की भी आवाज आ रही थी। रानी ने हैरानी से अंदर की तरफ झांक कर देखा। अंदर राजकुमारी के साथ एक खूबसूरत सुंदर राजकुमार जैसा नौजवान बैठा हुआ था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रानी बंदर की जगह एक युवक को देखकर हैरान थी। वे सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है, तभी मैं सोचूं कि मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। फिर वह वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसे एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। रानी ने सोचा, जब ये इतना खूबसूरत नौजवान है तो इतनी मोटी खाल
अपने ऊपर क्यों रखता है और बंदर क्यों बना रहता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो यह फिर दोबारा कभी बंदर नहीं बन सकेगा। यह सोचकर वह बंदर की खाल उठाकर महल में ले आई और आकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लगी और उधर वह राजकुमार जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान राजकुमारी महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा कि यह तो उसकी माँ का काम है। उसने कहा, अरे माँ, ये आपने क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। उसकी माँ बोली, मुझे क्या पता था बेटी, मैंने तो सोचा कि ना ये मोटी खाल रहेगी और ना तुम्हारा पति इसे पहन पाएगा। अब राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रानी ये बात सोचकर बड़ी दुखी हुई कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। जैसे ही राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने दूर दूर तक सैनिकों को बंदर राजकुमार की खोज करने के लिए दौड़ा दिया, लेकिन कहीं से उस बंदर राजकुमार की खबर न आई। राजकुमारी की हालत तो देखी नहीं जाती थी। सूख कर कांटा हो गई थी। ना खाती थी, ना पीती थी, ना हंसती थी, ना बोलती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर राजकुमारी राजकुमार की तलाश में निकल पड़ी। नगर नगर, जंगल जंगल भटकते फिरते पाँव में छाले पड़ गए। उसका रंग रूप फीका पड़ गया। एक दिन राजकुमारी रात को जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे थे। मैना ने तोते से पूछा, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हो? तोते ने जवाब दिया, क्या बताऊं मैना, यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जो नगर है, मैं वहाँ के राजकुमार के लिए परेशान हूँ। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। उसके शरीर पर इतने जख्म हैं कि ना बेचारा सो सकता है, ना बैठ सकता है। सारे वैद्य उसका इलाज करके हार गए हैं। किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा। मैना ने पूछा, राजकुमार की यह हालत कैसे हुई है? तोते ने बताया कि किसी जालिम ने राजकुमार को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन सारा बदन बुरी तरह से जल गया है। मैना ने तोते से पूछा, क्या हमारे राजकुमार के दुख का कोई इलाज नहीं है? तोते ने कहा, एक ही इलाज है। अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और इन्हें चंदन के साथ घिसकर 40 दिन तक राजकुमार के शरीर पर पड़े छालों पर सुबह शाम लगाए तो राजकुमार के जख्म भर जाएंगे। राजकुमारी फौरन समझ गई कि यह उसके पति राजकुमार की बात कर रहे हैं। तोता और मैना तो सुबह होते ही उड़ गए, पर राजकुमारी ने पेड़ के नीचे गिरी उनकी सारी बीट इकट्ठी कर ली और वैद्य का वेश बनाकर उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ी। कुछ ही मील की दूरी पर उसे एक शानदार नगर नजर आया। वह नगर बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। नगर के सभी लोग उदास थे और खामोशी से अपना काम कर रहे थे। राजकुमारी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, सबसे यही जवाब मिला कि उनका राजकुमार मौत के करीब है, इसलिए नगर में उदासी छाई हुई है। राजकुमारी ने बाजार से चंदन खरीदा और कुछ जरूरत का सामान खरीदा। फिर महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहने लगी, राजा से कहो हिमालय की पहाड़ियों से एक वैद्य आए हैं, वे राजकुमार का इलाज कर सकते हैं। पहरेदार दौड़ता हुआ गया और राजा को खबर सुनाई। राजा तो इतना परेशान हो चुका था कि जो भी राजकुमार का इलाज करने का दावा करता था उसे बुला लेता था। उन्होंने उस वैद्य को भी बुला लिया। वैद्य की शक्ल देखकर राजा को शक हुआ कि यह नौजवान वैद्य क्या इलाज करेगा। बड़े बड़े नामी वैद्य तो राजकुमार का इलाज करके हार चुके हैं। फिर भी उसने पूछा कि भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के वैद्य हकीम
हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। राजकुमारी बोली, हुजूर, अगर 40 दिन तक राजकुमार ठीक ना हुए तो आप जो चाहें वे सजा मुझे दे सकते हैं। राजा फौरन राजी हो गया। राजकुमारी कहने लगी कि मुझे राजकुमार के बगल वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। राजा के आदेश पर फौरन उसे कमरा दे दिया गया। जब राजकुमारी राजकुमार के पास पहुंची तो उसकी ये हालत देखकर उसका दिल रोने लगा। उसने बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाला और उसका इलाज करना शुरू किया। फौरन अपने कमरे में जाकर चंदन के साथ तोते और मैना की बीट पीसी, फिर राजकुमार के शरीर पर पड़े छालों पर उसका लेप किया। ऐसा करते ही मानो राजकुमार के सारे शरीर के जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। ना जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। राजा के पास जब ये खबर पहुंची, उन्होंने आदेश दिया कि वैद्य का हर तरह से ख्याल रखा जाए। राजकुमारी ने राजकुमार की सेवा में अपने दिन रात एक कर दिए। वह हर रोज राजकुमार के जख्मों को साफ करती, सुबह शाम दवा का लेप करती। एक हफ्ते में ही राजकुमार को इतना फायदा हो गया कि वे अपने अगल बगल की चीजों पर ध्यान देने लगा। राजकुमार को वैद्य की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन याद नहीं आया कि कहाँ देखा था। वह वैद्य उसके सामने बहुत कम बोलता था। राजकुमार उसकी सेवा की दिल से तारीफ करता था और राजा ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन हुआ कुछ यह कि 40वें दिन की दवाई उसने राजकुमार के शरीर पर लगा दी और किसी से कुछ कहे बिना ही महल से निकल गई और सीधा अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। हाँ, उसने राजकुमार से उसकी अंगूठी जरूर मांग ली थी, लेकिन राजकुमार को यह पता नहीं चला कि वह चली जाएगी। इधर महल में राजकुमार के स्वस्थ हो जाने की खुशी में जश्न की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वैद्य का कहीं कोई पता नहीं था। राजकुमार परेशान था और राजा हैरान था कि कैसा वैद्य था, अपनी मेहनत का एक पैसा लिए बिना ही चुपचाप चला गया, ना कोई इनाम मांगा। स्वस्थ हो जाने के बाद राजकुमार को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वे अपने पिता महाराज की इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही कपड़े पहने हुए थे। सैनिकों ने पूरे सम्मान के साथ राजकुमार को अंदर बिठाया और राजा को खबर दी कि आपसे मिलने कोई राजकुमार सा दिखने वाला युवक आया है। राजा ने जब उसे देखा तो पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के राजकुमार हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राजकुमार ने कहा, महाराज मैं वही बंदर हूँ जिसे आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था और अपनी बेटी से मेरी शादी की थी। राजा उस खूबसूरत नौजवान राजकुमार को देखता ही रह गया। कहाँ वह बंदर और कहाँ यह राजकुमार? राजा ने हैरान होकर खुशी से पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? राजकुमार ने कहा कि मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। अब क्या मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूँ? राजा ने कहा, वह अब भी उसी महल में रहती है जहाँ तुम रहते थे। उसने तो जीना ही छोड़ दिया है। तुम शौक से वहाँ जा सकते हो। राजा को हैरान और परेशान छोड़कर राजकुमार सीधा अपने महल में आ गया। राजकुमारी गम की तस्वीर बनी बैठी थी। राजकुमारी का फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। रो रो कर आंखों में काले गड्ढे पड़ गए थे। राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। राजकुमार ने कहा, हाँ राजकुमारी, तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा शरीर बड़े बड़े छालों से भर गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजकुमारी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए? राजकुमार ने कहा, एक वैद्य हमारे महल में आया था।
40 दिन तक उसने मेरे जख्मों पर दवा का लेप किया और मेरी इतनी सेवा की कि कोई किसी की नहीं कर सकता। राजकुमारी ने पूछा, अच्छा, तब तो आपने उसे खूब इनाम दिया होगा और उसे मालामाल कर दिया होगा। राजकुमार बोला, नहीं, हैरानी की बात तो यही है कि सिवाय मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं लिया और बगैर किसी को कुछ बताए चुपचाप कहीं चला गया। राजकुमारी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि क्या वह अंगूठी यही थी? राजकुमार ने कहा, हाँ, मगर ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? राजकुमारी कहने लगी, वह वैद मैं ही थी। फिर राजकुमारी ने उसे सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। यह बात सुनकर राजकुमार की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। वे बोला, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम्हारी माँ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने में। राजकुमारी बोली, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। आपको इंसान के रूप में देखकर मेरी माँ ने सोचा कि अगर वे बंदर की खाल जला देंगी तो आप कभी बंदर नहीं बनोगे, बल्कि हमेशा इंसान बने रहेंगे। उन्होंने तो मेरा अच्छा ही सोचा था और अच्छा सोचकर ही यह काम किया था। वैसे आपको कम से कम मुझे तो यह बता देना चाहिए था कि आपका बंदर के वेश में रहने के पीछे राज क्या है, तो मैं इस खाल की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करती। राजकुमार बोला, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे, सोचा था आराम से तुम्हें बताऊंगा, तभी यह मुसीबत आ गई। राजकुमारी ने कहा, अब तो आप मुझे अपने बंदर बनने का राज बता ही सकते हैं। राजकुमार ने कहना शुरू किया, यह तो तुम जान ही गई हो कि मेरे पिताजी भी राजा हैं और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मुझे अपने पिता की तरह शिकार करने का बहुत शौक था और आज से 2 साल पहले जब मैं जंगल में शिकार करने गया था तो एक हिरन को देखकर मैंने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। पीछा करते करते मैंने अपने तीर कमान से हिरन पर एक तीर छोड़ दिया, लेकिन वह हिरन मेरी आंखों से ओझल हो गया और झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। मैं हिरन को ढूंढता हुआ जब उन झाड़ियों के पार गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक साधु पानी से अपने घाव धो रहे थे और यह घाव मेरे तीर से ही उनकी टांग में हो गया था। जब साधु ने मुझे देखा तो वे समझ गया कि यह तीर मैंने ही चलाया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि तुम आदमी हो या बंदर जो तुमने अपने तीर से मुझे घायल कर दिया। साधु के इतना कहते ही मैं बंदर में बदल गया। तब मैंने साधु के सामने हाथ पैर जोड़े और उनसे माफी मांगने लगा। मैंने कहा कि साधु महाराज, यह अपराध मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, कृपया करके आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब साधु ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मुझे तुझ पर दया आ रही है, इसलिए मैं इस श्राप से निकलने का उपाय तुझे बता सकता हूँ कि जब कोई लड़की हमदर्दी करते हुए तुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी तब तू मनुष्य के रूप में वापस आ जाएगा। अगर 2 साल पूरे होने से पहले ही तेरी शादी हो गई तो तू सिर्फ अपनी पत्नी के सामने ही इंसान के रूप में रह सकेगा। अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर मैं वहाँ से चला गया। इस हालत में मैं अपने राज्य वापस नहीं लौट सकता था। अगले कई महीनों तक मैं जंगल में ही भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे पिता वहाँ पर सैर करने के लिए आए। उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए। इसके बाद तुम्हें मुझसे हमदर्दी हुई और अपने पिता की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी की बात तो तुम्हें पता ही है कि जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई तो मेरे श्राप को पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे। अभी राजकुमार ये कहानी सुना ही रहा था कि राजा और रानी भी वहाँ पर आ गए। रानी ने राजकुमार से अपनी गलती की माफी मांगी और राजा ने कहा कि राजकुमार,
हमारा कोई बेटा नहीं है। अब तुम ही हमारे बेटे हो तो ये राजपाट तुम्हें ही संभालना है। राजकुमार ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने राज्य जाना है और अपने माता पिता से मिलवाना है। वहाँ मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपका हाथ बटाने आता रहूँगा। राजा ने धूमधाम से बेटी को विदा किया और दोनों परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों बहुत ही खुश रहते थे। दोस्तों, जो दूसरों की पीड़ा नहीं समझता उसे प्रकृति एक दिन उसकी सजा जरूर देती है। राजकुमार इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गया। उसने हिंसा का त्याग किया और अपने राज्य में जीवों की रक्षा के लिए कई नए नियम भी बनाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का परिणाम दुख ही होता है। करुणा और दया ही सच्चे मानव धर्म के लक्षण हैं। दोस्तों, हमें हमेशा दया और प्रेम से ही रहना चाहिए, क्योंकि यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खूबसूरत कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट जरूर करें। कहानी देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।